एंड यू विल सी, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आएगा, है ना, 10th पॉइंट। यस, 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, है ना। लास्ट क्लास में सुन लो, पहले जिनका मिस रहा हो उनका एक बार फिर से सुन लो। हमने फिजिक्स जो अपने को एक 11th 12th 2 साल में फिजिक्स को कवर करना है, वो बातें पढ़नी है। और मैंने बताया था फिजिक्स बहुत ज्यादा है, देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिक्स एंड लिमिटलेस, है ना, स्कोप बहुत बड़ा है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स या बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ना है ना, बेसिक फिजिक्स पढ़नी है। तो उसमें गवर्नमेंट ने या साइंटिस्ट लोगों ने उस फिजिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है ना। तो फिजिक्स के सिलेबस को डिवाइड है, वो 2 साल में अपने को वो हर एक चैप्टर पढ़ना है। तो इट्स लाइक रोड मैप फॉर अस, है ना। जो 2 साल की जर्नी है उसमें हमें किस किस माइलस्टोन, कौन से डेस्टिनेशन से गुजरना है, तो वो ईच चैप्टर इज लाइक वन स्टेशन फॉर यू, है ना। यू विल पास थ्रू एवरी स्टेशन, यू कैन नॉट स्किप सिंगल स्टेशन, है ना। तुम्हें हर एक स्टेशन से पास करना, अल्टीमेटली योर डेस्टिनेशन विल कम आफ्टर 2 ईयर, है ना। वेदर यू आर टारगेटिंग फॉर जेई, नीट, नाटा, व्हाटएवर, वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये चीज है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है कुछ चैप्टर्स में। तो उसमें कुछ चैप्टर्स अपने को 11th में पढ़ने होते हैं एंड रेस्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन 12th। एंड 11th में क्या पढ़ना है, उसमें मैंने 10 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं 11th का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। दैट इज 11th फिजिक्स सिलेबस। इमीडिएटली किसी को प्रॉब्लम होगी ना, देखो अभी तुम लोग अभी मेरे से थोड़ा ठीक है, फॉर्मल होने में, अभी तो फॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगता है कि तुम मुझे फ्रैंकली बोल सकते हो कि नहीं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, बोर्ड नहीं दिखता है, आवाज क्लियर नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली मेरे को रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि आई कैन नॉट सी कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू ना। ठीक है, क्लास की बात अलग होती है, यहाँ पे हम वो नहीं है जो हम क्लास में होते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखो। यहाँ हम बिल्कुल अलग है। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि मैं तुम्हारे तक वो बात एग्जैक्टली पहुंचा सकूं जो मैं चाहता हूं पहुंचाना। क्लास में बहुत अलग होता है, यहाँ पे हम थोड़ा कम है, ठीक है, बट स्टिल तो कोऑपरेट करोगे, इमीडिएटली मुझे फीडबैक दोगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, चैट में बता सकते हो या फिर अनम्यूट करो, मुझे बताओ, मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो 10 टॉपिक डिस्कस किया था। व्हाट वाज 10th टॉपिक, आर्यन? व्हाट वाज 10th टॉपिक सिलेबस में? Sir, it was properties of matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके, हाँ। तो चलो वहीं पे स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैंने बताया था मैटर मतलब जितो जो हमें दिखती है चीजें ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, है ना, 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मैटर, ओके, we are going to discuss properties of matter. So there are 2 properties, one is mechanical properties and another is thermal properties. तो मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल में मैंने कुछ बातें की थी, थर्मल में कुछ बातें की थी, ठीक है, तो वो हो गया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 11 टॉपिक। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद। उसमें मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था ऑलरेडी, क्या? हाँ सर, कर लिया। यस सर, यस सर। उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स बताए थे मैंने कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज में? थर्मोडायनामिक्स की सारी चीजें, चलो फिर से देख लेते हैं। यस सर, बताया था, हाँ। ठीक है। कंडक्टिविटी, थर्मोडायनामिक्स, रेडिएशन, केटीजी मेंशन किया था? केटीजी नो। नो, थर्मोडायनामिक्स बोला था? यस सर। नहीं बताया था, ठीक है। चलो देखो, एक्चुअली फिर से मैं 10th को ही डिस्कस कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने को। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड वी डिस्कस मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, and second one is thermal property, thermal property, okay। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना, कुछ लोगों ने बताया भी था, साइंटिस्ट का नाम हुग्स, यंग, है ना,
इलास्टिसिटी, है ना, मेनली ऐसे समझ लो, इलास्टिसिटी, वी डिस्कस इलास्टिक प्रॉपर्टी और इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड डोंट थिंक कि इलास्टिक जो अपने लोग घर में इलास्टिक बोलते हैं दैट इज इलास्टिक, नो, स्टील इज आल्सो इलास्टिक, ओके। यू विल शॉक्ड कि स्टील, iron, aluminum, every metal, every material is elastic, okay, every material. It depend on the how much elastic property that material have, है ना, वो कितना इलास्टिक है ना। इस बात को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जैसे हम बात करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा एक फॉर एग्जांपल। अच्छा, कोई मेरे को एक मैं तुम्हें जस्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा शॉकिंग लगेगा तुम्हें। जस्ट टेल मी, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, नॉट स्टील एंड रबर, चलो ऐसे देखते हैं, स्टील एंड रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है? कौन बताएगा मुझे? विच इज मोर इलास्टिक between two materials? One is steel and another is rubber. Steel. Shruth, okay, okay, अच्छा, good. तो काफी लोगों को पता है, ठीक है। देखो ये थोड़ा अलग सा लगता है अपने को, हमें इलास्टिक जो ज्यादा खिंच जाए, है ना, तो हम उसको बोलते हैं यार बहुत इलास्टिक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अगर टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल डेफिनेशन जाओगे तो इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। तो हम वो सारी बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी देखो, एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, इसमें हम मेनली पढ़ते हैं सॉलिड को, जैसे मैटर है ना, मैटर, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम मेनली सॉलिड एंड लिक्विड ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा गैस पढ़ते हैं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिक्विड को जब पढ़ते हैं तो एक स्पेशल एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? सुना होगा तुमने फ्लूइड डायनामिक्स। अच्छा, एक नाम तो सुना होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सुना है ना सभी ने, आर्किमिडीज। तो यहाँ पे आर्किमिडीज, बर्नौली भी सुना होगा, पास्कल भी सुना होगा। तो ये सारे फ्लूइड से रिलेटेड थे ना सभी लोग। तो हम इस चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स में उसको हम लिक्विड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सॉलिड के लिए हम वही जो मैंने बताया अभी, इलास्टिक या हुक्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, हुक्स here पास्कल एंड ऑल, बाकी सारी चीजें, ठीक है। चलो ये तो हम सॉलिड और लिक्विड। गैस इज वेरी स्पेशल फॉर अस, है ना, गैस इज वेरी स्पेशल फॉर अस, दैट्स व्हाई वी डेडिकेटेड चैप्टर टू गैस। तो गैस को यहां पे हम लोग डिस्कस करें थर्मल में, तो थर्मल में सॉलिड भी पढ़ते हैं, लिक्विड भी पढ़ते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, बट गैस को अलग से पढ़ते हैं, स्पेशल। तो फॉर गैस we discuss gas in two chapters. One is kinetic theory of gas, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KTG, वेरी फेमस KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, है ना। एंड सेकेंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, we discuss these two chapters collectively, okay। ये हमारे लिए एक ही है। ये दो चैप्टर में पूरा गैस की इस पूरी प्रॉपर्टी अपने लिए यहां पे आ जाती है, ओके। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ओके। नाउ सॉलिड एंड लिक्विड, तो थर्मल प्रॉपर्टी में सॉलिड एंड लिक्विड को हम लोग एक चैप्टर हीट, इसका नाम है हीट, तो कलेक्टिवली बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टी को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन वी कॉल हीट, देखो इन टर्म्स से तुम्हें फैमिलियर होना है। व्हेन आई विल कॉल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इट मींस कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड इन थर्मोडायनेमिक्स we discuss thermal properties of gas, but in heat we discuss thermal property of solid and voice is not clear, okay, लीची voice clear नहीं है? तनिष्का voice is clear or not? नहीं सर, वॉइस तो क्लियर है, ठीक है। तो just check your network,
लीची, है ना, ये कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एंड डोंट वरी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ इश्यू नहीं है तुम्हारे लिए, है ना, बट कोशिश करो। देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मेरे जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, network is not uniform everywhere. In some room I find there is no network. तो you have to check, है ना, मुझे पता, मैं जैसे मुझे पता चला मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस रूम के इस कॉर्नर में नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है ना, तो मैंने सर्च किया है, थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है ना, एवरीथिंग इज नॉट सो इजी ना, समझ में आ रही बात। तो अभी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेकिन चेक करो घर में कि कहाँ पे अच्छा आता है ना, तो फ्री टाइम में जब रहते हो तो चेक करो, वहीं पे लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। यस, तो ये हो गया। Excuse me, sir. नेक्स्ट, ये हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस कर लिया, अब 11th चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। देखो यहां से फिर अगेन मोशन, देखो मैंने मोशन डिस्कस किया था, पहला मोशन कहां था, मोशन इन 1D, सेकंड क्या था, मोशन इन 2D, देन फिर क्या था, रोटेशनल मोशन, 3 तरह के मोशन डिस्कस किए ना। अब फिर से मोशन डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो अब बोलोगे सर इसको वहीं पे क्यों नहीं डिस्कस कर लिया 1D 2D चैप्टर में अलग से, क्यों? बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी स्पेशल एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमारे लिए जिस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, इसीलिए हमने इसको एक अलग से एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो SHM बोलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज नंबर 12 इज वेव। ओके, वेव में यहीं पे हम साउंड वेव भी पढ़ेंगे, वेव मींस एवरी वेव, है ना, वी विल डिस्कस हियर। ये बात समझ में आई, वेव। Excuse me, sir. हाँ, यस बोलो। Sir, in chapter 11, SHM, will we be learning about oscillations? यस, देखो तुमने पूछा, एक्चुअली मैं सब कुछ बताता, मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, जस्ट अगर तुमने स्टार्ट किया तो सुनो। देयर इज not SHM is only motion, there are many other motions, for example periodic motion you have heard, oscillation you have heard, vibration you have heard। तो मैं लिख देता हूं oscillation, periodic, vibratory motion या vibration, these all are motions ना, है ना। तो लेकिन हम यहां पे इसको नहीं पढ़ते, हम SHM पढ़ते हैं, एंड SHM इज वन ऑफ देम। SHM और ये सारे मोशंस हैं, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि all four are different, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट वी डिस्कस SHM। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में, देखो मैं अभी चैप्टर ना वो चैप्टर ओपन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ओपन कर देंगे ना तो फिर ये अपने आप में ही कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट कीप योर क्यूरियोसिटी ओपन कि नहीं मेरे को सीखना है क्या होता है, जैसा तुमने पूछा, तो ऑब्वियसली मैं वही सोच रहा था कि SHM बोला तो कोई वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बोलता है कि नहीं बोलता है, इट्स गुड SHM, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा और तुम्हें बताऊं ना, तो पीरियोडिक मोशन SHM होता है, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट SHM, बट ऑल SHM आर पीरियोडिक मोशन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, तो छोड़ दो अभी, उतना मत जाते हैं, ठीक है, जस्ट ये टर्म को सीखो। नेक्स्ट वेव, तो वेव में हम नॉर्मल वेव, साउंड वेव पढ़ते हैं, स्पेशल डिस्कस करेंगे साउंड वेव, लेकिन सिर्फ साउंड को नहीं पढ़ेंगे, साउंड इज वन ऑफ द वेव, साउंड वेव, बट मेनी अदर वेव लाइक स्ट्रिंग वेव, जो वेव स्ट्रिंग में जाती है ना, जैसे स्ट्रिंग बांध कर ऐसे जग देते हैं तो ऐसे दिखती है अपने को वेव जाती हुई, तो दैट इज स्ट्रिंग, दैट इज नॉट साउंड वेव, दैट इज स्ट्रिंग वेव, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी पढ़ोगे तुम, है ना, ट्रैवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 11th फिनिश, ठीक है। 12 चैप्टर्स आर देयर इन 11th। अब इसको भी मैं बाइफर्केट करूंगा, लेकिन ये चीज हुआ, ये तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। द बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड क्लियर नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी थोड़ा किसी सा की, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है, and I will share it.
तो 11 फिनिश हुआ, अब 12 स्टार्ट करते हैं। हाँ यस, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो रिकनेक्ट कर सकता है ना, डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट करो, मैं एडमिट कर लूंगा। ओके, कोई इशू नहीं। देखो अब स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स। तो यहां स्टार्ट करते हैं नंबर 1। अगर देखो ना, मैं तुम्हें बोलूं, कोई पूछे अगर मेरे से कि सर 12th में क्या पढ़ते हैं ना, तो मैं सिर्फ और उसको एक चीज बताऊंगा कि वी स्टडी 2 थिंग्स ओनली, वन इज चार्ज एंड वन इज लाइट। अगर मैं तुमसे बोलूं 12th की पूरे सिलेबस को ब्रॉडली अगर मैं एक समराइज करूं तो मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ चार्ज एंड लाइट, दैट्स इट, फिनिश। 12th में यही काम करते हैं। 11 में बहुत कुछ करते हैं, 12th में सिर्फ ये 2 काम करते हैं। लेकिन देखो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है ना, लाइट एंड चार्ज। जस्ट appreciate कि whatever technology we have, whatever luxury we have, just because of what, 2 things, one is charge and another is light, nothing else। कुछ भी नहीं है जब अपने पास सिर्फ तुम देख लो, फोन, स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल, गीजर, फैन, एसी, ट्यूबलाइट, कार, एरोप्लेन, whatever technology you have, everywhere you will find चार्ज एंड लाइट। अगर ये दोनों के बारे में पता ना होता, अगर हम इन दोनों को रिसर्च ना कर पाते तो हम आज भी जंगलों में रह रहे होते, आज भी हम क्या होते, क्या बोलते हैं उसको, एप्स ना, आदि मानव वही होते। ठीक है, तो इन दोनों को स्टडी करने से हमें वो सारे कंफर्ट मिला आज के डेट में। तो जस्ट ओके, तो समझ सकते हो। तो एक तरह से मैं और अच्छा बोल सकता हूँ, तो आई कैन से कि इन 11th we study laws of physics, basics of physics, but in 12th we more orient ourselves to application of the basics। तो ये सब में देखो, अभी 12th में ना, मैं तुम्हें बताऊं, अगर 12th में we don't learn any new concept, कुछ नया सीखना नहीं है, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को समझो। इट्स लाइक कि पैकिंग नहीं है ना, जैसे चीज पुरानी है बट उसकी पैकिंग नई नहीं होगी, है ना, तो रैपर्स चेंज करते जाएंगे हम। तो हमें इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स के लिए 11 इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोर करने के लिए 12th इंपॉर्टेंट है। बट आयरनी इज दैट कि विदाउट नोइंग 11 यू कैन नॉट स्कोर वेल, है ना, क्योंकि रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे इसको। तो फर्स्ट चैप्टर यहां स्टार्ट करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज मैंने बता दिया था, नंबर 1। Number 1 is इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, नंबर 1। यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मतलब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आगे मैं बताऊंगा क्या है, बस ऐसे समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, जैसे नाम ही दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली हम चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट, चार्ज को तो पढ़ना ही है हमें, बट व्हेन चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट and we study the behavior and the property of that charge, तो that part comes under electrostatic। कि चार्ज को रोक करके, ऐसे चार्ज को रेस्ट पे किया, फिर इसको डिस्कस किया, स्टडी किया, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मैं बताऊं क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक फेमस कैपेसिटर, सुना होगा ना सभी ने, कैपेसिटर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और एक और नाम बताऊं तुम्हें मैं, कैपेसिटर इंस्ट्रूमेंट होता है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मेनली ये 2 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट होगा, चार्ज अभी रेस्ट पे था ना, नाउ चार्ज विल स्टार्ट मूविंग, है ना, चार्ज स्टार्ट मूविंग। तो जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, तो दैट चार्ज विल बिकम करंट, तो दैट इज नोन एज
current, that chapter is known as current and electricity. Current and electricity. Current and electricity. Okay. यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. जैसे यहाँ कैपेसिटर पढ़ा. Here we discuss another instrument, electrical instrument, that is resistance. And what will be Ohm's law? Very famous. Voltage, Kirchhoff's law. मतलब there are so many laws. सिर्फ मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें होंगी कि तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा है. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल वोल्टमीटर, है ना. वोल्टमीटर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल measuring instruments. For example voltmeter, सबने सुना होगा. voltmeter, ammeter, galvanometer, rheostat, meter bridge, so many, meter bridge, है ना. बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें. तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होगी. नेक्स्ट देखो, जब हम ये चार्ज को पढ़ लेंगे ना, अब चार्ज जब मूव करता है तो एक और फेनोमेना होता है. तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज है ना. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाउ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, है ना. ये सारी चीजें पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स विल डिस्कस इन डिटेल. ओके. मैग्नेटिज्म में एक और चीज पढ़ेंगे हम, अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना. एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म. पहले तो नॉर्मल मैग्नेटिक हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. इन नेक्स्ट हम विल डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जैसे देखा था thermal properties and mechanical properties of matter. Now after studying basics of magnetism, we will discuss magnetic property of matter, है ना. magnetic property of matter. Okay. And also we discuss Earth's magnetism. Like सुना होगा ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना. There is a blanket of magnetic field around Earth, है ना. अर्थ पे अगर ब्लैंकेट, उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ब्लैंकेट ना होता तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, है ना. फॉर एग्जांपल मून पे लाइफ नहीं है, तो वन ऑफ द रीजन इज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मून. तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, मून के पास नहीं है. तो हम वो डिस्कस करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक. तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इन दोनों को मिक्स कर देंगे, है ना. तो नेक्स्ट चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, ये हो जाएगा. नेक्स्ट अगर इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये 4 हो गए. अभी आगे मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट इट इज अ वेव, बट रिजल्ट ऑफ combination of electric and magnetic field. ओके, ये होता है. इसमें किसी को डाउट हो तो बोल देना, कुछ क्यूरियोसिटी हो, कुछ लग रहा हो कि नहीं भी हो सकता है सर, तो कैन आस्क. तो 4 chapters we have
See now, number 4. Electromagnetic wave, EM wave like gamma. Yes, yes. EM wave like look, every wave, every light, what we are receiving from sun, है ना? Sun से बहुत सारी wave आ रही हैं, but all waves are electromagnetic wave, है ना? तो हम उन सभी wave की basic property discuss करेंगे, उनका mechanism discuss करेंगे, how they travel, है ना? How their speed changes, है ना? How refractive index of the material, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं. Actually हम discuss करेंगे electromagnetic spectrum, okay? तो नंबर 5 देखो, जो हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुअली एक ब्रांच ऑफ साइंस है. जैसे पहले क्या हुआ था, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तो पहले जब लोगों को पता नहीं था, बिकॉज यू नो साइंस इवॉल्व, है ना. साइंस डज इज नॉट लाइक कि इट अपीयर ऑल ऑफ सडन, है ना. इट इवॉल्व एंड इट टेक्स सेंचुरीज, है ना, डिकेड्स, तब जाकर के ये इवॉल्व होता है. तो स्टार्टिंग में लोगों को ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इंडिपेंडेंट फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फील्ड. लाइक मैग्नेट, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड, सभी ने फील किया हुआ है. मैग्नेट तो बचपन में खेला ही है. तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स. स्टार्टिंग में लोगों को यही पता था और 200-300 इयर्स तक यही कॉन्सेप्ट चलता रहा. बट एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल. तो मैक्सवेल साहब, उसमें और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बट मैक्सवेल established strongly that electric field and magnetic field are not two separate things. They always remain together. हमेशा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. यू कैन नॉट सेपरेट इट. गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी. तो वहां से एक नई ब्रांच ऑफ साइंस आई. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है अभी. नाउ वी डिस्कस इट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं. बट ठीक है, मैंने पहले तुम्हें बताया हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग बेसिक लॉस ऑफ फिजिक्स. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, तो ये हुआ. थैंक यू सर. हाँ, तो उसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है. उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हो गया तो वहां से एक नया ब्रांच, कुछ नए टॉपिक्स निकले जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग एक्चुअली मुझे इसको बाद में रखना चाहिए, तो इसको थोड़ा बाद में रखता हूं मैं. ऑल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा बाद में रखते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों. नेक्स्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इसको शॉर्ट बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी एप्लीकेबल, है ना. आज के डेट में अपने पास जितने टेक्नोलॉजी है इसमें ये चीज बहुत, आज भी रिसर्च चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर. हाँ, वेरी एप्लीकेबल टॉपिक, है ना, इसीलिए इसको अलग से रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट नंबर 6 is alternating current. Alternating current. देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको शॉर्ट में AC बोल देते हैं ना, AC DC सुना होगा. Alternating current. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ alternating current होता है. Actually there is alternating voltage, वो भी होता है, लेकिन नाम फेमस किसका हुआ? Alternating current. Because what we feel current, है ना. करंट बोलते हैं ना, करंट लग गया. कभी ऐसा तो नहीं बोलते ना यार वोल्टेज लग गया. तो इसीलिए नाम, उस टॉपिक का नाम ही दे दिया ऑल्टरनेटिंग करंट. लेकिन याद रखो सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है. ये हो गया. देखो अब मैंने बताया कि मैंने पहले इसको लिखा था, फिर बाद में इसको करना ही नहीं, ये गलत है, ऐसा हुआ. व्हाई? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना पता होता कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब तक हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पैदा किया ना, वी क्रिएटेड ऑल्टरनेटिंग करंट बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट्स व्हाई हम इसको पहले पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है. देखो अब तुम बोलोगे सर वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो वहीं पे क्यों नहीं इसको पढ़ दिया? स्टिल सेम लॉजिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि हम आज के डेट में घरों में हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, वेयर एवर यू विल फाइंड, एवरीवेयर वी यूज व्हाट?
alternating current. Okay, we don't use DC. DC use is very limited. Okay, हम alternate इसलिए यहाँ पे अलग से चैप्टर दिया. Next, number 7. नेक्स्ट देखो, नाउ अब हम ये चार्ज वार्ज कर लिया हमने, है ना, जितना करना था वो सारी चीजें कर लिया. नाउ अब हम लाइट के, देखो ये इसके पास जाते हैं हम लाइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑप्टिक्स. एंड यू ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि 9th 10th में पढ़ा ही है. ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद व्हाट, लाइट, है ना, स्टडी ऑफ लाइट. तो हम लाइट से डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग बात करेंगे हम. यहाँ हम इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. लाइट को तो डिस्कस करना ही हमें, लाइट के बिहेवियर को पढ़ना है, बट वी डिवाइड ऑप्टिक्स इन 2 branches. One chapter is known as ray optics. और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ये भी नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. बोथ आर सेम, है ना, यू कैन से एनीथिंग, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. एंड second one is, can anyone tell me? Wave optics. Yes, good. Wave optics. Very important and very tricky chapter. Wave optics. 12th में किसी से पूछोगे तो सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है, तो यही जाएगा. जैसे बताया था रोटेशन था किधर 11th में, मोस्ट डिफिकल्ट. यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट एक ये और एक ये, सबसे ज्यादा ये. उसका रीजन बताऊंगा क्या होता है. बट ये जितने डिफिकल्ट, देखो जितनी डिफिकल्ट अपने को लगती है ना, मैं बताऊं, अगर हम ढंग से समझ जाए तो उतनी सबसे ज्यादा इजी होती है. एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही होता है. तभी तो डिफिकल्ट है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसका. अदरवाइज क्यों पढ़ना था अपने को, फेंक देते बाहर इसको, है ना. तो वेव ऑप्टिक्स, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, क्यों 2 चैप्टर बनाया. एक्चुअली लाइट इज इट इज अ थिंग दैट इज ऑलवेज मेक ह्यूमन वेरी क्यूरियस कि यार व्हाट इज लाइट. क्योंकि जब से इंसान आया तो आंखें खोलते हैं हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लाइट. हमारी आंखों पे लाइट गिरती है. तो लाइट एक बहुत एक बर्निंग टॉपिक रहा है ऑलवेज, है ना, हमेशा एक डिस्कशन का टॉपिक रहा है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट. तो देयर इज अ हिस्ट्री, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है. लेकिन लोगों में ये डिस्कशन, ये डिबेट हुआ. कुछ लोगों ने बोला लाइट इज वेव, कुछ लोगों ने बोला लाइट इज वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है. पार्टिकल मतलब यू कैन सेंस इट हैज मास. तो 2 टॉपिक हुए. तो जब लाइट को हम कंसीडर करते हैं तो आज भी ये कंफ्यूजन मेंटेन है. एंड इवन इट इज एस्टैब्लिश्ड नाउ कि लाइट शोज डुअल बिहेवियर. मींस यू कैन कंसीडर लाइट एज वेव और लाइट एज पार्टिकल, इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जैसे सिचुएशन बदल जाती है तो हम अपना नेचर चेंज कर देते हैं. लाइक आई एम टोटली डिफरेंट व्हेन आई एम इन क्लास. When class is over, I am totally different person. You are in the class, then totally different. तो हमारा भी behavior क्या होता है, change होता है. We cannot be the person like कि all time I behave in the same way. ये तो जानवर करते हैं ना. जानवर कभी देखो बिहेव एक जैसा करते हैं. बट अपन लोगों का बिहेवियर क्या होता है, हम सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट क्रिएचर. ओके, तो वैसे ही लाइट है. तो लाइट को जहां वेव की जरूरत पड़ती है, वेव बन जाती है, वहां लाइट बन जाती है. तो व्हेन वी डिस्कस फेनोमेना ऑफ लाइट दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, दैट फेनोमेना इज स्टडीड अंडर वेव ऑप्टिक्स. फॉर एग्जांपल, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट के कौन से बिहेवियर हम पढ़ते हैं, सुना होगा तुमने. जैसे एक फेमस, तुम्हें बताओ, पोलराइजेशन. सबने सुना होगा पोलराइजेशन. अरे पोलराइड ग्लास कहते हैं, पोलराइड्स जो ग्लासेस होती हैं. तो पोलराइजेशन. एंड और कौन सा सुना है तुमने, इंटरफेरेंस सुना है. इंटरफेरेंस कितने लोगों सुना है, इंटरफेरेंस. एनीबॉडी हर्ड अबाउट दैट इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस नहीं सुना. ओके, अच्छा. डिफ्रैक्शन तो सुना होगा यार, कुछ लोगों ने तो सुना होगा डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन किसी ने सुना है, डिफ्रैक्शन? Yes, sir. ओके, यस सर. आयमान, ओके ठीक है, सुना है. तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑल दीज फेनोमेना ओनली डिस्क्राइब, ये लाइट की बिहेवियर है, लाइट का फेनोमेना है. लाइट ऐसा शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है. लेकिन ये फेनोमेना जब शो करता है तो लाइट बिहेव एज वेव. If you consider light as particle, you cannot explain this. समझ में आ रही बात?
तो वी आर फोर्स्ड टू कंसीडर लाइट एज वेव, क्योंकि ये फेनोमेना एक्सप्लेन ही नहीं होती पार्टिकल मानते हैं. बट देयर आर सम अदर फेनोमेना जो अपने को बताता है क्या है लाइट, क्या है पार्टिकल. वो एक बढ़िया से बताओ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहां हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ओके, डोंट वरी, यहां हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. बट मैं बता रहा हूं कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the phenomena related to light, but you cannot explain photoelectric effect by considering light as wave. If you consider light as a particle, then only you can explain this. इसलिए हम इसको मानते हैं कि दोनों हैं भाई, ठीक है. तो जब हम ज्योमेट्रिकल, तो रे ऑप्टिक्स क्यों नाम देते हैं? एक्चुअली इन दिस we consider light travel in straight line. याद रखो, यही डिफरेंस है. When we say ray optics या in geometrical optics, we consider कि light travel in a straight line, but it is not true. Light also bend. अब तुम रिफ्लेक्शन की बात मत कर लेना, ठीक है. बेंड मतलब स्ट्रेट जाना था, उसके सामने स्पेस था, the light can travel, लेकिन फिर भी वो क्या बेंड होती है, डिफ्रेक्ट होती है. तो डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सब में क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है, स्ट्रेट लाइन से डाइवर्ट होती है. तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना. रिफ्रैक्शन ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ओके. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो भी यहाँ TIR, है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम. रेनबो फॉर्मेशन, तो रे ऑप्टिक्स में वो सारी चीजें पढ़ेंगे. इमेज फॉर्मेशन, लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ना. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी दो टाइप के, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके. तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. स्क्रीनशॉट लेता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं. किसी को कोई डाउट? अब देखो, बस फिनिश हो गया, है ना. अब लास्ट में एक चैप्टर आता है, बिल्कुल. कौन सा नंबर दिया था हमने? व्हाट वाज द नंबर क्या था? 7. 8. अभी ये नाउ 8 होगा ना. तो 8 नंबर पे आता है एक बड़ा सा सेक्शन, है ना, और वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन है, इसका नाम ही अलग सा है, मॉडर्न फिजिक्स. देखो, इसका नाम लेते ही ऐसा लगता है यार मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में स्टार्ट किया. तो क्या अभी तक हम लोग एंसेंट फिजिक्स पढ़ रहे थे? दो चीजें होती ना, एंसेंट एंड मॉडर्न. तो ये मॉडर्न फिजिक्स है, तो पीछे क्या पढ़ रहे थे? एंसेंट पढ़ रहे थे क्या? तो सुनो, ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, और वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. यस, आ रही है, ओके, ठीक. Yes, sir. मॉडर्न फिजिक्स, तो एक्चुअली देखो नाम क्या है इसका, क्यों ऐसा बड़ा मॉडर्न? एक्चुअली मॉडर्न किसको बोलते हैं? कुछ टाइम होता है ना, जैसे पुराने लोग हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हिस्ट्री को देखो तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री. तो इसका एक टाइम होता है ना कि इज दिस टू दिस, है ना. तो जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम टू द 7th 8th BC इज नोन एज व्हाट? एंशिएंट हिस्ट्री. या फिर 200 BC तक अपन लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट. उसके बाद फिर मिडाइवल स्टार्ट होता है, देन मॉडर्न. इन द सेम वे मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, फिजिक्स 1898, not 1898. Can anyone tell me when electron discovered? Can you tell me the year of discovery of electron? अच्छा, किसने किया था? Who discovered electron? Rutherford. So Sir, 1897. रदरफोर्ड ने किया था.
Sir, it God. was discovered in 1897 by Thomas. J.J. Thomson. Yes, Yeah, good. Yes, यार sir. ये तो J.J. पता Thomson. होना चाहिए. जे थॉमसन. रदरफोर्ड. अच्छा रदरफोर्ड, चलो नाम लिया तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? Sir, alpha particles. He did the Rutherford experiment to Alpha see how, particles. when he puts a ray of Nuclear alpha model of particles. atom. Yeah. Positive electron. What he's discovered? Proton. प्रोटॉन. ओके. न्यूक्लियस के बारे में बताया था एक्चुअली रदरफोर्ड ने. ठीक है, जो अल्फा, बिल्कुल सही बोला, अल्फा पार्टिकल. वो गोल्ड लीफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का. तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में बताया था. बिल्कुल सही है. जे थॉमसन 1897. तो 1897 ये जो टाइम था ना, ये इस ईयर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. एंड अगर तुम सोचो ना थोड़ा, तो आज के डेट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज व्हाट फॉर अस? इलेक्ट्रॉन. किसी को डाउट है इसमें क्या? इलेक्ट्रॉन सोच कर देखो. इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, एवरीथिंग इज सेकेंडरी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? दैट इज ड्राइविंग. द इलेक्ट्रॉन इज द फोर्स दैट इज ड्राइविंग दिस यूनिवर्स. इवन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सेल मैकेनिज्म सारी चीज, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना. तो इलेक्ट्रॉन है तो ही लाइफ है ना. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. उसके पहले तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था. तो हमारी फिलोसॉफी कुछ और थी, साइंस किसी और ट्रैक पे चल रहा था. द डे व्हेन वी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम दैट डे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्टेड. तो जो मॉडर्न फिजिक्स है, तो इसी 1897 द फिजिक्स डेवलप्ड आफ्टर 1897 इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स. इसके पहले की जो भी फिजिक्स थी उसको कौन सी फिजिक्स बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं. जैसे सुनते हो ना, मॉडर्न म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक. तो क्लासिकल आज जो बना वो क्लासिकल नहीं होता ना. क्लासिकल मींस बहुत पुरानी, तो फंडामेंटल थी, बेसिक्स. क्लासिकल डजंट मीन ओल्ड, है ना. क्लासिकल ये डेरिवेटिव वर्ड नहीं है. क्लासिकल मींस इट वाज फंडामेंटल, इट वाज द यूनिक, इट वाज द स्टार्टिंग फेज, है ना, जिसके बेसिस पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई. तो मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस Excuse me, ऑफ sir. क्लासिकल फिजिक्स. ओके, तो ये सब. तो मॉडर्न Excuse फिजिक्स me, में हम क्या sir. क्या पढ़ेंगे? हाँ, यस, किसी को डाउट है? Sir, यश बोल रहा हूँ. हाँ, यस, तो बोलो. मतलब when you said classical physics was studied before 1897, यस, will classic physics and macroscopic physics be considered the same? यस, ऑफ कोर्स. एक्चुअली मैं आगे बताऊंगा वो सारी चीजें. ये तो मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसको आगे जाके क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, है ना. तो देखो मैं धीरे धीरे चीजें ओपन Microscopic. करता हूँ, है ना. तो इसलिए तो तुम बोला बिल्कुल सही है. और इट इज नॉट लाइक दैट कि आज क्लासिकल फिजिक्स पे कुछ काम नहीं हो रहा. आज भी काम हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हैज बीन डन. अब क्या चला, उसके एप्लीकेशन पे काम चल रहा है. The most of the 99% research in physics is going on in modern physics. And second name of modern physics is quantum physics. Sir, so that means that modern physics will be considered as microscopic, right? Yes, you can consider, but not all. Okay, इसमें कुछ mix भी है. वो मैं बताऊंगा तुम्हें. मैक्रो फिजिक्स एंड माइक्रो फिजिक्स बताऊंगा मैं तुम्हें. तो लेकिन तो मोर और लेस इसको माइक्रो बोल सकते हो, लेकिन कुछ और चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं जिससे अपने को क्या हो जाता है, ये मैक्रो हो जाता है, बट मोस्टली ये माइक्रो में आता है. ठीक है, अब देखो. Thanक you, sir. मॉडर्न फिजिक्स, तो इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं मेनली? मॉडर्न फिजिक्स में देखो, हम स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ चैप्टर्स होंगे. सबसे पहले आएंगे इसमें भी वही बात है, लाइट को डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे. तो लाइट को सबसे पहले, और दोनों के कॉम्बिनेशन को भी करते हैं. देखो यहाँ पे बढ़िया एक बात, स्टडी ऑफ चार्ज एंड लाइट सेपरेटली एंड ऑल्सो देयर रिलेशन ये भी पढ़ते हैं हम, हाउ दे इफेक्ट, है ना. तो ये बहुत अच्छा बताया जी. व्हेन लाइट, हमने लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हाउ लाइट बिहेव, व्हाट आर द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, है ना. एंड चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज बिहेव व्हेन इट गोज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सारी चीजें पढ़ ली. बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद चार्ज ना, देन समथिंग ग्रेट थिंग हैपन, है ना, समथिंग ग्रेट हैपेंस. तो वो साइंटिस्ट का नाम कोई बता सकता है? वो थे आइंस्टाइन. आइंस्टाइन को नोबेल किसके लिए मिला था?
नोबेल प्राइज मिला था ना आइंस्टाइन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस गुड। तो इन्होंने आइंस्टाइन आए यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो जैसे थॉमसन ने की, क्लियर था, लेकिन उसको एप्लीकेशन में डाल दिया कि लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है किसी काम का नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन को चलाना है ना। वी वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ऑफ द एटम एंड टू स्टार्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज लाइट और चार्ज के इंटरेक्शन से हुआ, तो उसको आइंस्टाइन है उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला, है ना। और भी साइंटिस्ट थे यहाँ पे, लेकिन आइंस्टाइन को मिला इसके लिए। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स में देखो, ये तो लाइट और चार्ज का इंटरेक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटम। थोड़ा एटम के एटम्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इवन ये भी पढ़ोगे, बट इन फिजिक्स वी डील विद द मैकेनिज्म या कॉज ऑफ द फेनोमेना, कि हाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हाउ द एटम इज स्टेबल। जैसे हम उसके मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, तुम ये नहीं है ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं, है ना, एसपीडीएफ तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, दैट थिंग यू विल डिस्कस इन केमिस्ट्री। इन फिजिक्स व्हाट वी विल डिस्कस, how every atom is stable, what are the mechanism that make atom stable। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस होता है, इतना सबको पता होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सोच कर देखो, इट्स नॉट लाइक सो इजी ना, इट्स नॉट सो इजी टू मेक इलेक्ट्रॉन इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि ऐसी नहीं है कि किसी चीज को बांध के हम, ऐसा तो नहीं ना, न्यूक्लियस ने किसी थ्रेड से पकड़ के घुमा रहा है उसको। तो क्यों वो घूम रहा है और क्यों स्टेबल है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है? या न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन बैठा हुआ है मोस्टली। बहुत सारे 1000 एटम्स होते हैं, 1000 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन एंड उसके बाद न्यूट्रॉन। बट प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, घूम रहा है ऐसे। जस्ट थिंक कि यार एक तो ये तो सबको पता है, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ लिया था पहले। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन चार्ज कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्यूरियोसिटी आएगी ना, अगर एटम है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाई इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस? प्रोटॉन को खींच लेना चाहिए, प्रोटॉन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। सर बहुत हाई स्पीड पे रहता है। हाई स्पीड से क्या होता है फिर? वो टाइम में उसको कोलिजन नहीं होता। हाँ, हाई स्पीड से होने पे नहीं आएगा क्या सर? ठीक है, देखो जैसे तुमने बोला ना, ये देखो जैसे मैं तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो हम यहाँ पढ़े, इस चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। सिर्फ मैं तुम्हारे अंदर क्वेश्चन क्वेरीज जनरेट कर रहा हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर एक मन में आएगा ना, ये नेचुरल क्वेश्चन है यार, कि यार कि क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, देन व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग इनटू द न्यूक्लियस? तो एक क्यूरियोसिटी आई, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए अपने को। वी वांट टू एक्सप्लेन दैट फेनोमेना। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए हम लोग क्या, ये हमारा फिजिक्स है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, केमिस्ट्री कैन नॉट डू दिस, ओनली फिजिक्स एक्सप्लेन दिस थिंग। तो हम एटम जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। ये म्यूट कर दो, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन मेरे से बात करो उसके बाद म्यूट करो इसको, ठीक है, क्योंकि जो भी घर में तुम्हारे आवाज आती है वो सभी लोग सुन रहे होते हैं। तो एटम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें मॉडर्न फिजिक्स को नंबर 1, नंबर 2 चैप्टर, नंबर 3 वेरी लॉजिकल। सोच लो, न्यूक्लियर। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा एटम को। अब एटम के अंदर जाके पढ़े, पहले तो एटम को बाहर से देखा, नाउ एटम के अंदर जाएंगे, तो एटम के अंदर कौन है? न्यूक्लियस। तो और अंदर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर में न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस में देखो क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल है, तुमने सुना भी होगा, वेरी फेमस रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें। यहां पे एटम में हम बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यहीं से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मास एनर्जी कन्वर्जन। किसने दिया था? Who gave mass energy conversion? किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था।
आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टाइन ने दिया था मास एनर्जी कन्वर्जन फॉर्मूला, ये कौन सा था? डेल्टा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यस, ठीक है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी मेनली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद देखो यहाँ पे फिनिश, नॉर्मल सी चीज यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स ना, एंड communication devices, semiconductors and communication devices, जैसे लॉजिक गेट वर्ड सुनते हो ना, डायोड, ये सुना है कि नहीं? एंड गेट, नॉर गेट वगैरह। हाँ, यस, लॉजिक गेट्स बोलते हैं, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, बहुत सारी चीजें। तो ये तो यार ये ऐसा है ना, जैसे इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना, ENC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले 4 साल ये पढ़ते हैं, सिर्फ ये पढ़ते हैं। एंड अपने को कितने दिन पढ़ते हैं पता है तुम्हें? ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सिर्फ 1 वीक। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर स्टडी। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, है ना। तो हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल these instruments, these gadgets work, है ना। एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। तो हर एक चैप्टर में से ही न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ रेडियो, मतलब एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू रन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन फ्यूजन सुना होगा ना, फिशन फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो होता है ना। तो हम ये सब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम जस्ट इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सर आज तो मैंने ना, आज तो आपने बता दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा दिया, अब तो सर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ फंडामेंटल्स, जस्ट आइडेंटिफाई योर लिमिटेशंस। लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर ये फंडामेंटल्स क्लियर होगा ना, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हायर फिजिक्स, है ना। और ये किसी से पूछो, सर मेरे से पूछोगे तो आई कैन टेल यू। जैसे जब मैं IIT में गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तुम भी फील करो, किसी से पूछो बताएंगे। 11th 12th में हमें भी पढ़ाया पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स, बेसिक। ट्रस्ट मी, जब हम इंजीनियरिंग में गए तो हमने हायर फिजिक्स पढ़ी, फिर है ना, हायर मैथ्स पढ़ी। बट एवरीवेयर दैट सब्जेक्ट इज वेरी इजी फॉर मी, फॉर नॉट ओनली मी, फॉर एवरीवन। व्हाई? बिकॉज वो जो कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स थी, जो हायर फिजिक्स थी, वो भी इसी सॉल्व होती थी, जिसको ये पता होता था ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके जाने वाला कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, बिकॉज उसका बेसिक स्ट्रांग होता है। बेसिक स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो यू कैन इंक्रीज योर हाइट, है ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारा ये फिनिश हुआ, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो फिर से। ओके, कुछ मन में है बोल सकते हो, कुछ कहना किसी को? नहीं बोलना। सर हम लोग रेडियो एक्टिविटी में एक्सरेज भी पढ़ने वाले हैं। यस, एक्सरेज पढ़ने वाले, नॉट इन रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी में नहीं पढ़ेंगे हम उसको पढ़ेंगे एटम में, समझ में आ रही? एटम में, बिकॉज एक्सरे डजंट जनरेट फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। एक्सरे जो होता है वो हम पढ़ेंगे, वो मैं तुम्हें मिस कर गया। एटम में वो एक चैप्टर होता है, छोटा सा टॉपिक होता है एक्सरेज, डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरे, 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सरे को न्यूक्लियर हम लोग यहां नहीं पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, बिकॉज दैट इज नॉट रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी इज डिफरेंट, गामा इज रेडियो एक्टिव, ऐसा बोल सकते हो, अल्फा, तो वो सारी चीजें अलग होती हैं। रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, एक्सरे में न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन? कोई बता सकता है? अपना नाम बोलेंगे फिर बताएंगे। आर्या। यस सर। हाँ बोलो। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, लेकिन your voice is not clear. न्यूक्लियर रिएक्शंस में हाँ,
सर केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। Sir, can I answer this question? हाँ, yes, बोलो। Sir, my name is Yash, and nuclear reactions usually changes the atom's nucleus, or it can also produce a different element, whereas on the other hand, chemical reactions may only involve a rearrangement of electrons in the nucleus. Yes, great, good, good. Arya was also right, है ना? तो काफी क्लोज था, बट यश आंसर इज एक्सीलेंट, है ना? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। देखो, अगर तुम इसको समझ सकते हो ना, पहली बात देखो, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन, तो सिंपली टेल हिम कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैपन इनसाइड न्यूक्लियस, है ना? शुड इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है, देयर आर मेनी अदर आंसर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैपन इनसाइड न्यूक्लियस, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, है ना? एंड सेकेंड, जैसे बताया, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में जो फंडामेंट, जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते। लाइक कार्बन हाइड्रोजन, अगर देन दे रिएक्ट केमिकली, देन यू विल नॉट फाइंड कि फाइनल रिजल्ट में नाइट्रोजन बन गया। इट विल नॉट हैपन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड दे कैन फॉर्म, बट बेसिक एलिमेंट्स विल बी रिमेन सेम, बिकॉज कि न्यूक्लियस चेंज नहीं होता। एंड I can tell you, identity, nucleus is like identity, है ना? Every element is characterized not by their electron, they are characterized by their nucleus. You can take electrons outside, you can add electrons in the element will not change, है ना? कुछ charges आ जाएंगे, element change नहीं होगा, but how element will change? Then core is the nucleus. So nucleus is the identity. If you will change the nucleus, the element will change. Carbon will change in another nitrogen. Even you can convert carbon into gold. For example, hydrogen converted into helium. Okay, so in nuclear reactions, element convert into another, है ना? Change itself, its basic nature, है ना? ठीक है, ये है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, रिएक्शंस के टर्म्स में भी होता है, कई चीजें हैं, ठीक है। यस, तो ये हो गया। तो अभी और कुछ अगर किसी को पूछना है, कुछ बात करनी है, करो। फिर सब आज मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट चैप्टर से। अगेन वो फर्स्ट चैप्टर, अगेन फिर से वो बहुत बेसिक्स है, फिजिकल वर्ल्ड, है ना? फिलोसॉफी की बात होगी आज। नहीं है, स्टार्ट करें फिर? चलो, देखो, जो मैंने सिलेबस दिखाया तुम्हें 11th और 12th में, कैन यू प्लीज रिपीट द डिफरेंस? ओके, डिफरेंस रिपीट कर दे रहा हूं मैं यार, ये रिकॉर्डिंग में भी होगा, है ना? आई विल शेयर विद योर रिकॉर्डिंग, है ना? रिकॉर्डिंग सुन लेना, ओके? एम ऑन, ओके? ओके, ठीक है। नाउ तो जो सिलेबस हमने रोड मैप बनाया, उसमें फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा जो पहला चैप्टर है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो आज देखो, इससे क्वेश्चंस शायद चांस है तो एक आने का, कभी कभी वो भी नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि मेरे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, क्या होता है अपने अंदर, हमारे सामने कोई चीज रखी जाती है ना, तो वी डोंट एक्सेप्ट। मॉम डैड कुछ भी बोले, अपने को रीजन चाहिए होता है, क्यों करना है। मम्मी बोलती है सुबह उठना है, जल्दी उठाकर, क्यों उठना है भाई, है ना? व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द लॉजिक, क्यों उठना है ना? जस्ट इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस और समथिंग एल्स, है ना? कुछ और है क्या? तो अपने लोग क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं बचपन से ही। साइंस, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ साइंस, है ना? बाकी लोग के पास होती नहीं, इसलिए साइंस आपको पढ़ना चाहिए ना। तो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, तो इस ये चैप्टर तुम्हें बताता है कि व्हाई, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इसमें, है ना? सारी चीजें, फिलोसॉफी। तो यू कैन से कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ऑफ फिजिक्स, है ना?
हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे कि यार व्हाई वी नीड फिजिक्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी फिजिक्स, है ना? क्या, क्योंकि देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। देखो ह्यूमन इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएचर ऑफ दिस प्लैनेट, है ना? ये बहुत सारे और भी फॉर्म है लाइफ के, उसमें इंसान एक है, लेकिन इंसान के पास एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है वो? देखो इंसान के पास क्या क्वालिटी है, जो लाइफ की अगर बात करें, लाइफ में वो सारे प्लांट्स वगैरह सभी ले रहा हूं मैं, ठीक है, बट एक तरफ मैं लगता हूं एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सेकेंड ह्यूमन। बेसिक डिफरेंस क्या है यार, है ना? डीएनए वीएनए तो छोड़ो, बायोलॉजिकल डिफरेंस फॉरगेट अबाउट, अप्रोच में क्या डिफरेंस, क्या ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा क्वालिटी है ह्यूमन के पास कि ह्यूमन को इतना पावरफुल बनाया कि ह्यूमन कैन कंट्रोल एवरी अदर क्रिएचर, है ना? कोई और ह्यूमन को कंट्रोल नहीं करता एक्सेप्ट कोरोना, है ना? कोरोना ने अभी ऐसा दिखाया है कि ह्यूमन को कंट्रोल कर देता है, वो अभी सब घर में है, बट वो एक शॉर्ट टाइम के लिए है। वी आर स्ट्रगलिंग एंड वन डे डेफिनेटली वी विल ओवरकम कोरोना एंड वी विल कंट्रोल कोरोना, ओके? तो अभी वो शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ दो, बट नॉर्मली ह्यूमन कंट्रोल करता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कोई बता सकता है मुझे क्या डिफरेंस है हम में और जानवरों में? इंटेलिजेंस, एबिलिटी, क्यूरियोसिटी, बिल्कुल सही है। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, काफी अच्छा बता रहे हो लोग, है ना? बिल्कुल सही है। मैं अगर तुम्हें बताऊं, इफ यू वांट टू चैलेंज देन यू कैन चैलेंज। मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड ऐसे करता हूं कि एनिमल नोज, देखो हम सब एक्टिविटी करते हैं, एनिमल भी एक्टिविटी करता है, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो एक पीछे का एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, एक मेरा जो ओपिनियन है कि किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, जैसे हम भी कुछ करते हैं, प्लांट्स भी कुछ करता है, एनिमल भी कुछ करते हैं, लेकिन एनिमल जो किसी भी काम को करने के 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3, कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या करना है, कैसे करना है, एंड क्यों करना है। यही तीनों चीजों में है सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं ना, या एनिमल, प्लांट को हटा दो, एनिमल, तो एनिमल को पता होता है क्या करना है और कैसे करना है, दे ट्रेन्ड, है ना? फॉर एग्जाम्पल शेर, अगर उसको क्या करना है उसको पता हो, शिकार करना है मेरे को, कैसे करना है ये भी पता होता, वो ट्रेंड होता है, नेचर उसको ट्रेन करता है ना? कुछ इनहेरिटेंस होता है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में वो सीखता है, उसको पता होता है क्या करना, लेकिन उसको ये नहीं पता होता क्यों करना है। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्टिव बोलते हैं ना, एनिमल्स बिहेव ऑन देयर इंस्टिंक्ट, मतलब उनको सिर्फ एक अंदर से हार्मोन्स जनरेट होगा और उनको बोलेगा, उनको लगेगा नहीं मेरे को भूख लगी है, वो उठेगा, जाएगा, उसको दिखेगा, खा जाएगा, दैट्स इट, इतना ही होता है। उसके पीछे कोई लॉजिक, उसके पास कोई रीजनिंग नहीं होती, एब्सेंस ऑफ रीजनिंग, एब्सेंस ऑफ लॉजिक। तो ये मिसिंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? एनिमल्स के पास होता है, ठीक है? इंस्टिंक्ट, तो दे ड्राइव इन, तो दे ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट, है ना? लेकिन इंसान को एक्स्ट्रा क्वालिटी मिली है। इंसान जो ह्यूमन होता है वो इस चीज को क्या करना है उसको पता है, कैसे करना है वो भी सीख लिया था, ठीक है, धीरे धीरे सीखा उसने। लेकिन आगे जाके इंटेलिजेंस, जैसे कई लोगों ने बोला इंटेलिजेंस, एक्चुअली वाई इज द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड किसी ने बोला मेमोरी, मेमोरी इनके पास भी होती है, एनिमल्स के पास भी होती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि वो भूल जाता है, उसको पता होता है। अगर उसको पता है होता है कि अगर मेरे को शिकार करना है ना, कि किसी को, तो उसको कैसे करना है उसको पता होता है, मेमोरी में फीड होता है उसके, है ना? वो चीजें होती है। तो इंटेलिजेंस की जो बात होती है, ये चीज यहां पे डिफरेंस होता है। तो ह्यूमन के पास ये चीज एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, व्हाई? समझ में आ रही बात? तो हमने ये इस चीज को डिस्कस किया, और यहां व्हाई, यहां से निकली साइंस।
समझ में आ रही बात? ये साइंस नहीं करते हैं ना, ये तो सिंपल इंस्टिंक्ट जो अगर होता है उनका होता है, लेकिन हमें पता होता है कोई काम क्यों करना है, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन, है ना। एंड जब हम वाई पे बात करते हैं, देन स्टार्ट साइंस, क्योंकि क्यूरियोसिटी आती है यहाँ पे, यहाँ से क्यूरियोसिटी आती है, इंटेलिजेंस आता है ना, इमेजिनेशन आता है ना, और ऑब्जर्वेशन आता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड विद दिस, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ व्हाट, हाउ एंड व्हाई। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो मेरे को, कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? कोई ऐड करना चाहता है कुछ? नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं बता साइंस का हुआ यहाँ से जनरेशन, तो ये सिंपल सी बात हुई, एक मैंने बात बताई। देखो अभी हुआ क्या, कैसे ये सारी चीजें डेवलप हुई, तो हम समझ पाएंगे इसमें। अब फिर से देखो, एक्चुअली क्यों फिजिक्स क्यों इवॉल्व हुआ या साइंस क्यों इवॉल्व हुआ? पहली बात वाई था, तो वो इंसान के अंदर था। नेक्स्ट, नेचर एंड ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन। स्टार्टिंग में इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन, है ना, जब हम एप थे, जब ग्रो कर रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, तो उस टाइम पे स्ट्रांग कौन था? नेचर। एंड इवन टुडे आल्सो नेचर इज स्ट्रांग, नेचर इज स्ट्रांग, है ना। वी आर वीक एक्चुअली, है ना, बट उस टाइम पे टोटली वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर। ह्यूमंस वाज कंट्रोल्ड बाय नेचर, रिमेंबर, है ना, जस्ट मार्क माय वर्ड, ह्यूमंस वेर कंट्रोल्ड बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आए थे तो हमारे पास घर नहीं था ना, हम जंगल में घुमा करते थे, बारिश होती थी, धूप होता था, अपने को बहुत पेन होता था, बॉडी पेन होता था, तो अपने को कंट्रोल करती थी वो नेचर। हमने क्या किया, तो फ्रॉम फर्स्ट डे a special type of competition is going on between nature and human. What nature present या nature put challenges before human, obstacles before human, and human try to overcome those challenges. क्यों क्यों करता है वो? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देखो, नेचर क्या देता है? चैलेंज। ह्यूमन क्या करता है? सोल्यूशन। ह्यूमन सॉल्व करता है। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग, है ना, नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। नेचुरल सिलेक्शन मींस नेचर विल सेलेक्ट, है ना, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है तुम्हें ये बताना आज कि अपने को फिजिक्स क्यों पढ़नी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिक्स। तीसरे में पीछे ले जा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ठीक है, बट लेकिन यू कैन अप्रिशिएट कि ये कितनी बड़ी फिलोसॉफी छुपी हुई है। तो मैं वही बता रहा हूं, नेचर ने चैलेंज किया, ह्यूमन के सामने रखा, ह्यूमन ने सॉल्यूशंस निकाले। फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट सन एंड रेन ऐसा चैलेंज दिया, तो कितनी गर्मी, बारिश, प्रॉब्लम आती थी अपने को, तो हमने सॉल्यूशन क्या निकाला इसका? शेल्टर। शेल्टर में कहां स्टार्ट किया? केव। आज हम कहां रह रहे हैं? विलाज में रह रहे हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वही तो है, इट्स शेल्टर ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ होम यार? तुम सोने का महल बना दो, बट अल्टीमेट पर्पस ऑफ द होम इज व्हाट? टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम नेचर, सन, लाइट, बहुत कुछ। एनिमल आएंगे, ये एनिमल्स भी थे शेल्टर में, एनिमल्स भी तो आ जाएगा, एनिमल अटैक, ये भी तो नेचर का पार्ट था। तो चैलेंजेस थे, है ना, हमने उसका सॉल्यूशन किया। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एनिमल ही देख लो, एनिमल या फूड, हमें फूड चाहिए था, हंगर था, भूख लगती थी अपने को, नेचर नहीं दिया। अदरवाइज हमें ऐसा बना देते अपने को भूख ही नहीं लगती, बट नेचर ने अपने को ऐसा बनाया कि एनिमल्स भी आसपास, प्रोटेक्शन भी करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या बनाया? वेपन्स, वेपन बना दिया। और भी इसके आगे मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं तुम्हें, है ना। तो ये चैलेंजेस थे। आज अभी रिसेंट एग्जांपल बताओ, रिसेंट एग्जांपल देखो, एक रिसेंटली नेचर ने हमारे सामने कहा, कोरोना, लॉकडाउन,
Lockdown is not implemented by government. Okay, don't think. Okay, it is implemented by nature. Nature has forced us to remain in our home. ठीक है, तो ये हमारे सामने चैलेंज है ना, चैलेंज है, लेकिन अपने सामने सोल्यूशन चाहिए. तो हमारे सामने सोल्यूशन कौन आया? इंटरनेट, है ना, जूम, यूट्यूब, फोन, है ना. समझ में आ रही है? तो हमने ये सारी चीजें, यार चलो ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट. ठीक है, तो मेरे को फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं करने दोगे. वी कैन नॉट मीट फिजिकली, बट वी कैन मीट ओवर द फोन, ओवर द इंटरनेट. तो हमने ये कुछ कुछ सॉल्व किया. कोरोना है, अभी हम आगे जाके आने वाला वैक्सीन आ जाएगा, देखना वैक्सीन, क्योंकि कोरोना डिजीज है ना, तो वैक्सीन आ जाएगा. अभी आया नहीं है, बट वैक्सीन आ जाएगा. हो गया हमारा काम. ये सारी चीजें. अब सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था. चैलेंज, सॉल्यूशन. इंसान सॉल्यूशन दे पाया, एनिमल सॉल्यूशन नहीं दे पाया. आज भी एनिमल्स वैसे ही रहते हैं, हमारे साथ पैदा हुए थे वो, है ना. मिलियन ईयर्स एगो वी एंड एलिमेंट बॉर्न टुगेदर, बट वी इवॉल्व्ड, बट दे रिमेन एट देयर स्टेज, है ना. क्या रीजन था? क्योंकि इन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. व्हाई? देखो, अब यही से स्टार्ट होता है क्यूरियोसिटी. तो यहां से चैलेंज, जैसे सन एंड रेन, तो इंसान क्या करता है, सॉल्यूशन कैसे मिला? व्हाट वी डू, ह्यूमन स्टार्ट थिंकिंग. हाउ वी थिंक? वी जस्ट सी कि ओके इट्स रेनिंग, वी आर, मतलब वी आर इन प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे करना है. सब तो कभी घूमते हुए दिखा कि यार शेल्टर है, ऐसे केव, कोई माउंटेन है, उसका कोई प्रोजेक्टेड पार्ट है, उसके नीचे गया वो देखा यार यहाँ तो मैं बारिश नहीं हो रही मेरे ऊपर, तो उसको कंफर्ट फील हुआ, बॉडीली कंफर्ट मिला. धूप में था, जा रहा था, शेड के पेड़ के नीचे से गुजरा या फिर शेड के नीचे से गुजरा, तो उसको दिखा यार जब मैं यहां जाता हूं, जब मैं यहां गया तो मेरे को अच्छा लग रहा है, कंफर्ट, प्लेजर मिल रही है, पेन नहीं हो रहा है, पेन कम हो रहा है. तो यहां से सोचा क्यों ऐसा हुआ, व्हाई, क्यों. तो उसको समझ में आया, ओके सन है, सनलाइट आ रही है, तो जब मैं अंदर जाता हूं तो सनलाइट रुक जाती है, ये शेड देता है मेरे को, रोक लेता है. तो वहां से वो सोचना स्टार्ट किया. तो उसने सोचा ये नेचुरल है, तो क्या मैं, ऐसा नेचुरल है तो मैं खुद का भी तो बना सकता हूं. समझ में आ रही बात? तो वहां से सारी चीजें इवॉल्व, नेचर देन ह्यूमन स्टार्ट. हमेशा हमेशा चलता रहा ये. समझ में आ रही बात? तो यहां से स्टार्ट हुआ सोल्यूशन में. तो सोल्यूशन का दो चीजें देखो, सोल्यूशन कैसे मिला इंसान को हर एक प्रॉब्लम का. नंबर वन, ऑब्जर्वेशन of nature and its phenomena. Solution comes through, है ना. ये मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये सोल्यूशन मिला कैसे, क्या प्रोसेस था. यहीं से देखो आएगा. ऑब्जर्वेशन, इंसान ने ऑब्जर्व किया. व्हाट वी डू ओनली ऑब्जर्व, है ना. वी ऑब्जर्व द थिंग्स. तो हम पहले नेचर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इसके फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, वी मेक एक्सपेरिमेंट्स नॉट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा इसको एक और मैं कर देता हूं. वी ऑब्जर्व, देन वी मेक कंक्लूजन एंड फाइंड पैटर्न. ओके. हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के पीछे कर कंक्लूजन देखते हैं, क्या रीजन है, क्या पैटर्न है. तो ये चीज होता था. इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. डू एक्सपेरिमेंट्स. अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो यही एक्सपेरिमेंट किसमें बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं. इंस्ट्रूमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी. ये प्रोसेस है. नाउ हियर कम साइंस. सॉल्यूशन कम थ्रू साइंस. साइंस में क्या होता है, व्हाट इज साइंस. नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस. कैन यू टेल मी व्हाट इज साइंस. व्हाट इज साइंस, एनीवन. Hello. हाँ बोलो. Sir, study of environment is called as science.
स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज साइंस? नो। Sir, हाँ बोलो। sir, science is an attempt to understand natural phenomena in detail. Natural phenomena in detail. Only natural phenomena? No, any sort of phenomena. Any sort of phenomena in detail. Okay, anyone want to correct, want to add something? What is science? देखो जो मैंने कहानी अभी तक सुनाई है ना, अब उसका कंक्लूजन यही है, the systematic arrangement of human experience. Will you take it? Okay, ठीक है, अच्छा है। चलो मैं बताता हूँ। देखो पहले समझते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस, फिर उसके बाद मैं पीछे वाले बैकग्राउंड से कनेक्ट करूंगा। साइंस, साइंस देखो, साइंस का देखो, हर किसी जो भी हम लोग नाम क्वाइन करते हैं ना, उसके पीछे पहले उसका लिटरल मीनिंग होती है। तो साइंस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? साइंटिया, साइंटिया लैटिन वर्ड। ये साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, है ना, साइंटिया। साइंटिया की लिटरल मीनिंग क्या होती है? इट इज नथिंग बट टू नो, टू नो, टू नो, जानना, जानना। पता ना वाई, वाई से आया ना, वाई मतलब क्यों, मतलब जानना चाहते हो तुम, क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर। तो जिस जो क्यूरियोसिटी इज द सोल ऑफ साइंस। अगर तुम बोलते हो यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू हैव नो क्यूरियोसिटी, देन इट मींस कि यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ साइंस। You have to be curious all the time. So science comes from Latin word scientia, to know. हिंदी में भी बोलते हैं, हिंदी, संस्कृत एंड इवन इन मराठी इट इज नोन एज, साइंस को बोलते हैं क्या? विज्ञान बोलते हैं ना। अरे पता है ना भाई, संस्कृत, हिंदी, मराठी, साइंस इज विज्ञान। Yes, sir. व्हाट इज मीन बाय विज्ञान? विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, वी मीन्स स्पेशल। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल नॉलेज। लिटरल मीनिंग इज स्पेशल नॉलेज। ये होता है साइंस, टू नो और स्पेशल नॉलेज। तो भाई स्पेशल नॉलेज कैसे मिलेगी? क्या सोए सोए तो नहीं मिलेगी ना, यू हैव टू डू समथिंग। तो इसीलिए ये तो लिटरल मीनिंग हुई। अब मैं बताता हूं साइंस क्या होता है। साइंस इज नथिंग बट एवरीथिंग कैन बी साइंस, स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर। देखो नेचर तो बाद में आता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं नेचर हो, कुछ भी हो सकता है यार। मैं देखो, मैं इस रूम में, जिस रूम में हूं, उस रूम को क्लीन करना है। सपोज मेरे पास एक ब्रूम है, तो मेरे पास झाड़ू है, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, सिंपल। तो स्वीपिंग या क्लीनिंग रूम इज ऑल्सो साइंस, इट माइट बी ऑल्सो साइंस। अगर मुझे पता है इन विच वे आई कैन क्लीन माई रूम इन मिनिमम वे, मिनिमम एफर्ट, by doing minimum effort in the best possible way. और and look, एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे रूम क्लीन करना है मेरे को, तो डोर उस तरफ है, तो जिस रूम में बैठे तुम वो रूम में इमेजिन करो। जस्ट मैं तुम्हें झाड़ू पकड़ा दूं, मैंने बोलो क्लीन करो, ठीक है? तो तुमने सबसे पहले फैन ऑफ किया, तब तो क्लीनिंग स्टार्ट करोगे, पहली बात। इसका मतलब तुम्हें प्रोसेस पता है। तो फैन ऑफ किया, फिर एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, डोर से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए डोर की तरफ ले जाओगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली, एक तरफ इकट्ठा करोगे, फिर क्लीन कर दोगे। सुनो, दिस इज नॉट साइंस, बट क्योंकि ये मैकेनिकल भी हो सकता है। सपोज मेरे को, मैंने बचपन से देखा है मम्मी को करते हुए, तो मेरे को पता है वैसे फैन पहले मम्मी ऑफ करती है, फिर आती कॉर्नर से स्टार्ट करती हैं, या मम्मी ने नहीं पता था, मेरे को बता दिया कॉर्नर स्टार्ट कर। It's not science. When science will come in cleaning the room, when you understand, you know why you switch off the phone, the fan को ऑफ क्यों किया, कॉर्नर से स्टार्ट क्यों किया, धीरे धीरे क्यों किया, और डोर की तरफ क्यों ले गया, डोर से क्यों नहीं स्टार्ट किया। When you know the question, the answer of all these why, क्यों, then science comes, means systematic। तो यहां से आता है to know the things, या knowledge
gathered through इसको बोलते systematic knowledge, systematic knowledge gathered through observation. First you have to observe the thing. जैसे नेचर को देखा था मैंने, तब मुझे समझ में आया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. What? क्यों करना है ऐसा? In order to maximize output and minimize input. This is the complete thing about science. Systematic knowledge. Science is knowledge. It is information. Just systematic knowledge gathered through observations and experiments. Systematic. In order, क्यों किया ऐसा? To maximize output and minimize input. Minimum input से maximum output निकालना है अपने को. Okay, that is science. Okay, समझ में आई बात? अब सुनो, ये तो साइंस हो गया. अब क्या पर्पस था इसका? आउटपुट को मैक्सिमाइज करना. नाउ साइंस जब ये मिल गया, जब नॉलेज मिल गई मेरे को, एंड वी पुट knowledge of science into practical purpose. ये बन जाता है क्या? टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो साइंस, यूज ऑफ साइंस इनटू प्रैक्टिकल पर्पस means application of science. Technology is nothing but application of science is technology. For example, air, to know the aerodynamics is the science, but to make fan, to make aeroplane fly, that is टेक्नोलॉजी, है ना. तो ये टेक्नोलॉजी, उसके पीछे की फिलोसफी को जानना साइंस है, उसके पीछे की रीजन को जानना साइंस है, लेकिन उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट बना देना, दैट इज टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ अब सुनो, यहां स्टार्ट होता है. अब साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, साइंस इज द फिलोसफी, इज अ सिस्टम, इज अ कॉन्सेप्ट. एवरीथिंग कैन बी साइंस. तो देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस. There are many branches of science. For example, biology, maths, chemistry, whatever you know, economics, even art. Art is also science. Some will shock कि नहीं यार सर, art हम तो अलग समझते थे. Art without science you cannot do art. Okay, every, मैंने बताया ना, झाड़ू लगाने में भी साइंस है, तो सोच सकते हो आर्ट तो बहुत बड़ी चीज होगी. एंड ऑल्सो फिजिक्स. देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस ऑल्सो. आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, everything is science. Okay, even religion, we can debate on this. Okay, religion is also science. Without science, religion is blind. Physics is like one of the branch of science, but we are going to discuss physics. तो हम अब यहां से स्टार्ट करूंगा. अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स यहां स्टार्ट करूंगा. पीछे की कहानी मैंने तुम्हें बता दी, एक बार सुनना, समझना. ठीक है, मैंने जो बोला आज एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी थी. कहां से रिलेट हुआ, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बताई तुम लोगों को, कि नेचर एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड व्हाट इज द स्पेशल अबाउट ह्यूमन. तो वहां से हमें चीजें निकलती
चैलेंजेस हुए, हमें हर टाइम पे चैलेंज होगा, हम कुछ ना कुछ उसको कोशिश कर रहे होंगे। और तुम एक बात देखोगे ना, इसके कोर में क्या है, टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, टू मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहते हैं, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। तो लेकिन हम जो भी कर पाते हैं, वॉट एवर वी हैव नाउ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर। डोंट फॉरगेट अस, डोंट थिंक कि हमने बना दिया, नहीं। क्या पर्पस ही क्या है? फिजिक्स में आगे देखोगे, वी स्टडी नेचर एंड इट्स फेनोमेना। हम नेचर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ईएम वेव सन से आ रही थी, उसको डिस्कस किया, उसको देखा, देन हमने क्या बना दिया? टेलीफोन बना, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बना डाले हमने। हमने लाइट देखा, स्क्रीन बना डाली। हमने एक्सरे था, हमने एक्सरे मशीन्स बना डाली, एमआरआई मशीन्स बना दी हमने। देयर आर एवरीथिंग, एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव, in behind of that the knowledge we gain from nature, we learned from nature। समझ में आ रही बात? तो ये हमेशा चलता रहता है। आज एक अलग सा टॉपिक चल रहा है, कोरोना ने अगेन एक नेचर ने एक चैलेंज रखा है इंसान के सामने, क्योंकि नेचर लाइक मदर है ना, इसलिए बोलते हैं नेचर इज द मदर ऑफ एवरी क्रिएचर। तो जैसे हमें सिखाते हैं वो कि इफ यू विल डू समथिंग रॉन्ग, देन शी विल पनिश यू, है ना, इन ऑर्डर टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, कि सीखो, गलत मत करो एंड आगे आगे बढ़ो। तो अगेन एक चैलेंज हमारे सामने, वो हम कर सकते हैं उसको ओवरकम। ओके, तो ये सारी चीज, बहुत बातें हो सकती हैं इसके ऊपर, वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल इन दैट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इसको अभी मैं स्क्रीनशॉट लेकर के तुम्हें शेयर करूंगा, एक बुक पे नोट बना लेना इसका, और आई विल पोस्ट सम होमवर्क टुडे। ओके, कुछ बातें मैं बताऊंगा, वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, वो होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। तो वो कल फिर ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर डे आफ्टर टुमारो अगेन वी विल मीट। ओके, थैंक यू। मैंने रिकॉर्डिंग की है, आई विल शेयर विद यू। हाँ, क्या पूछा सर? साइंस इज अ वर्क, व्हाट बुक्स? अच्छा, बुक्स के बारे में नहीं, यू नीड नॉट टू रेफर एनी बुक फॉर साइंस। लिसन, यू नीड नॉट टू रेफर एनी बुक फॉर फिजिक्स। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। जैसे मैं ये लिखा रहा हूं ना, ऐसे पूरी फिजिक्स तुम्हारे खुद के हैंड रिटन होगी फिजिक्स, है ना। यू विल राइट द थिंग्स ऑन द नोटबुक एंड सारी चीजें तुम्हारे पास होगी, वहां से तुम उसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, जहां पे बुक की जरूरत होगी आई विल टेल यू। न्यूमेरिकल बुक तुम्हें लेनी होगी, वन फिजिक्स बुक इज एच.सी. वर्मा, है ना, एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना, इट इज द मोस्ट फेमस बुक एंड वाइडली यूज्ड, है ना। तो वो तुम्हें लेना है, बट अभी तो लॉकडाउन में अभी तो मिलेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हारे पास 9-10 की बुक है, तो मैं अभी वहीं से होमवर्क देने वाला हूं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, जो भी होगा। अभी मैं जो बता रहा हूं, अभी वेट करो उसके लिए, अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी आई एम नॉट स्टार्टेड इट, है ना। जब मैं यूनिट मेजरमेंट पे पहुंचूंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करूंगा, उसके बाद फिर मैथ स्टार्ट करूंगा। तो 1 मंथ तक अपना सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स चलेगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मैथ्स फॉर फिजिक्स। ओके, आई विल कवर दैट। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। तो चलो क्लोज करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.